भारत जी पे आना चाहिए। भारत जी अभी क्या सिचुएशन है, मतलब टाइम कितना हमें मिल सकता है अभी? सर कितनी देर अभी लगेगी इस पे गाइडेंस? टाइम तो अभी लगेगा इसमें काफी, ठीक है, बट फिर भी कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आते हैं वो मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। एक थोड़ा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, 5 से 10 मिनट तो मिल जाएंगे ना मेरे को? हाँ 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 जी, हाँ जी। ठीक है। तो अब हम क्लास 24 पे अगर आते हैं तो क्लास 24 आई एम नॉट टेकिंग अप, ठीक है। क्लास 25 की बात करते हैं। क्लास 25 जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि हम सेक्शन 41 में जो अमाउंट चार्जेबल है उसकी कंपटीशन, तो यहाँ पे बेसिकली ये बैड डेट्स रिकवरी की बात करता है। तो यहाँ पे जब भी हमारी कभी भी बैड डेट्स हुए थे तो हमने राइट ऑफ किया होगा उसको, जो है, तो हमने उसको कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस में लेके गए होंगे। अब हमें क्या है, जब भी बैड डेट्स रिकवरी आती है, टाइम बार्ड हो जाता है कई बार और इश्यूज आ जाते हैं, तो उसमें बैड डेट्स हो जाते हैं, तो वो हम एक आफ्टर द सम टाइम हम राइट ऑफ करते ही करते हैं, बट सम हाउ वो रिकवरी हो गई, तो वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है बेसिकली, ठीक है। ये हमें सेक्शन क्लॉज 16D में मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो ये बिजनेस नेचर का क्या नाम है, एक्सपेंडिचर है, सॉरी इनकम है। तो उस केस में जो है हमें यहाँ पे इसकी वो करनी, साथ में रेमिशन एंड सीजेशन ऑफ एनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी, अगर कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी है जो कि किसी वजह से अब हमें नहीं देनी है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। वो अलग बात है कि हम राइट ऑफ उसको कब करते हैं, लेकिन मेंशन हमें यहाँ पे अभी करना है। उसके बाद 43B तो ऑलमोस्ट आप सब लोग जानते ही हैं, 43B में कुछ ऐसा बताने लायक है नहीं, ठीक है। और अब आते हैं सेक्शन क्लॉज 29 पे। क्लॉज 29 है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट ए प्राइस हायर देन FMV। अब जब क्लॉज 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी एग्रीगेट कंसीडरेशन रिसीव हुई है, ठीक है, हमें उसकी बेसिकली उसका कंपैरिजन करना है फेयर मार्केट वैल्यू से। अगर फेयर मार्केट वैल्यू काफी जितनी भी ज्यादा है वो हमारी एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। हम कैसे जानेंगे, कैसे फेयर मार्केट वैल्यू? फेयर मार्केट वैल्यू की जो कैलकुलेशन है वो रूल 11UA में दी हुई है, जहां पे हम बताते हैं कि नेटवर्थ मेथड और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से हम वैल्यूएशन करेंगे, जो भी मतलब आप करना चाहें, ठीक है। तो मेथोडोलॉजी जो है वो रूल 11UA में मेंशन है। दो नए क्लॉजेज आए थे, जो है क्लॉज 29A और क्लॉज 29B। it deals with the section 56(2)(9) और 56(2)(10). तो 56(2)(9) और 56(2)(10) में अगर 56(9)(2)(9) है क्या, एडवांस मनी फॉरफिटेड। पहले क्या होता था कि हम लोग जैसे कोई एसेट जो है बेचते थे उसमें हम एडवांस लेते थे, बट क्या होता है कि जैसे किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, उस केस में जो एडवांस मनी फॉरफिट होती है ना, वो यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। पहले क्या होता था, टैक्सेबल हम करते थे बट रिपोर्टिंग नहीं थी, अब ये रिपोर्टिंग आ गई है। कोई भी इस तरह का अमाउंट होता है जो कि कैपिटल एसेट मतलब कोई सेल होती है उस पर अगर फॉरफिट किया जाता है तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। गिफ्ट तो आपको पता ही है, 56(2)(10) में जो भी गिफ्ट वगैरह जो मिलते हैं उनको अब मेंशन करना जरूरी हो गया। पहले सिर्फ टैक्सेबिलिटी थी, अब मेंशन करना जरूरी हो गया। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये रिपोर्टिंग आ गई है 29A और 29A और 29B में। 30 पुराना ही है क्लॉज, 30A B C क्लॉज टेकअप नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम SSC जिस तरह के होते हैं जिन पे एप्लीकेबल होता है। 31A पे आते हैं, ये भी दो, हालांकि सेक्शंस तो सारे पुराने ही हैं। 269SS आपको पता ही है, 20,000 से ज्यादा अगर कोई क्या नाम है लोन एंड डिपॉजिट्स अगर हम एक्सेप्ट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उस केस में हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि ये बाय वे ऑफ अकाउंट पे बैंक अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट के द्वारा या फिर ECS से पेमेंट इसकी की गई हो, ठीक है। साथ में हमें यह भी देखना है कि डिपॉजिटर्स का पुराना बैलेंस कितना है, पुराने बैलेंस के हिसाब से भी हमें कैलकुलेशन करनी है और इसकी पेनल्टी अट्रैक्ट होती है। पुराने जैसे हम मान लेते हैं कि 18,000 रुपए का हमारा कोई किसी क्या नाम है डिपॉजिटर का बैलेंस खड़ा हुआ है हमारे पास, अब हमने जो है उससे 5,000 रुपए और ले लिए, तो उस केस में क्या होगा कि हम रिपोर्टिंग पर्पस से तो हमें करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग तो हमें करनी पड़ेगी क्यों, 5,000 रुपए
उन्होंने लिया है, तो अब जो बैलेंस है, जो एग्रीगेट है, वो 20,000 से ऊपर हो गया। बट सॉरी, रिपोर्टिंग यहाँ करने की जरूरत नहीं है, बट पेनल्टी अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि 5,000 रुपए कैश में उन्होंने जो लोन और डिपॉजिट उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। तो इस केस में ये इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि उसका बैलेंस भी कितना है, पीछे जो है कितना बैलेंस पड़ा हुआ है। प्लस अब बी ए जो सेक्शन आता है, बी ए 269ST से बिलोंग करता है। तो इसमें क्या है कि अगर 2 लाख से ऊपर कोई कैश में ट्रांजेक्शन अगर आपकी हुई है, जो कि आपने एक्सेप्ट किया है, कैसे, बाई नॉर्मल चेक ड्राफ्ट और ईसीएस, मतलब अकाउंट पे ही या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के अलावा अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर बनती है। दूसरा बीबी अकाउंट पे ही चेक के लिए स्पेशली बोलता है वहां पे कि अगर कोई नीचे अगर कोई स्पेसिफाइड सम यहाँ पे रिसीव होता है, जो कि टाइम जो भी लिमिट स्पेसिफाइड है 2 लाख रुपए की, अगर उससे ज्यादा होता है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि चाहे अदरवाइज देन बीबी, तो चाहे रिसीव्ड बाय अ चेक और बैंक ड्राफ्ट हुआ हो, बट इफ अगर वो अकाउंट पे ही नहीं है, तो उस केस में रिपोर्टिंग बी में बनेगी। तो ये रिपोर्टिंग यहाँ पे मांग रहा है। प्लस उसके बाद 269T वही 20,000 वाला है। तो अगर रिपेमेंट होता है कोई, पहले तो एक्सेप्टेंस की बात हुई थी, अब बात होती है रिपेमेंट की, तो 269T एप्लीकेबल होगा मोर देन 20,000 अगर ट्रांजेक्शन होती है तो, अदरवाइज देन बाई अकाउंट पे चेक और ड्राफ्ट। अब आते हैं सर जी सर, इसमें अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे ड्राफ्ट की चेकिंग कैसे होगी सर? लोन तो सपोज अप्रैल या मई में रीपे हो गया या सर, ले देखिए, लिया। अगर मैं बताता हूं, अगर इन केस ये नहीं हो पा रहा है, तो आपको MRL लेना है, मींस रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी है पार्टी से, कि जो है आप मेंशन करेंगे कि ये बाय वे ऑफ जो है, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है, ये बाय वे ऑफ जो है अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट हुई है। ये आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको क्लाइंट से अपने आप को सेफ पहले करना है। सीधी सी बात ये है कि अपने आप को और सर, सेफ रख के चलना है कि अगर री- ये री- किसी भी वजह से अगर ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, किसी भी वजह से अगर नहीं डिटेल या ट्रांजेक्शन या रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, समय कम है, टाइम कम होता है, नो डाउट के अभी बचे ही कितने दिन है, ठीक है, 27 दिन बचे हैं, तो टाइम तो होगा नहीं। और हमारे यहाँ तो पता ही है आपको, क्लाइंट आते हैं कई बार 25 तारीख को, 27 तारीख को और 30 को भी आते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस केस में हम WR ले लेंगे उनसे कि हम ये जो आपने रिपोर्टिंग हमें दे रहे हो, ये रिपोर्टिंग ठीक है। और साथ में हम एक नोट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ड्यू टू सम, मतलब क्या नाम है, किसी वजह से हम जो है हमने क्लाइंट से WR ले लिया है जो है, और हम इस पे रिलाई ऑन कर रहे हैं। और सर, रीपेमेंट के केस में भी उससे हमें WRL लेना पड़ेगा कि जी रीपेमेंट जो की गई है वो सर, वो उसी तो को जहाँ की गई है देखिए जिससे सर, लोन लिया है। बिल्कुल बिल्कुल आपको 100% लेना पड़ेगा सर, उस केस में भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लाइंट SSC से ही रिलेटेड है, ये SSC की ही बात हो रही है यहाँ पे, SSC से ही रिलेटेड है रिपेमेंट भी, ठीक है सर, ठीक है ना। थैंक यू सर। अच्छा सर, सेम ईयर D और E, जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही D और E है। अब आगे बात करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज और डिप्रिसिएशन। आई थिंक दे So आर नॉट clause टेकिंग 32 generally says कि आपको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस और डेप्रिसिएशन जो पुराने सालों के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस डेप्रिसिएशन होते हैं वो रिपोर्ट करने पड़ते हैं। कैसे रिपोर्ट करने पड़ते हैं? आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर, नेचर ऑफ लॉस, ये सारे पैटर्न में आपको चीजें यहाँ पे डालनी पड़ती है। तो ब्रॉड ये हमने जो न्यू टैक्स रिजीम की बात की थी ना, उसी से रिलेटेड है यहाँ पे। जैसे कोई डिसअलाउंस अगर या डेप्रिसिएशन में कोई डिसअलाउंस हमारा ड्यू टू न्यू टैक्स रिजीम होता है, तो वो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ पर करनी है जो है, जो कि अमाउंट क्वांटिफाई वहां पे नहीं हुआ होगा, वो यहाँ पे अमाउंट क्वांटिफाई करना है। अब आते हैं सेक्शन क्लॉज 33 पे। क्लॉज 33 बात करता है चैप्टर 6A की। एडमिजिबल अंडर चैप्टर 6A कोई अगर है तो वो दिखाना होता है। तो इसमें जैसे डोनेशंस हो गया, ATC हो गया, ठीक है, इस तरह के जो क्या नाम है सेक्शंस हैं, तो उनको हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे दिखाना है। जितने भी क्योंकि क्या होता है, कई बार हम ना बिजनेस की बातें करते हैं, तो वहां पे कई बार माइंड नहीं करते कि जो है ये सेक्शंस भी यहाँ पे मेंशन करने होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर्सनल नेचर के होते हैं। लाइक डोनेशंस हमने दे दी, ATC में हमने कंट्रीब्यूशन कर दिया, कोई LIC वगैरह ले लिया, कुछ ले लिया, तो उस तरह की चीजें कई बार हम मेंशन नहीं करते, तो वो यहाँ पे मेंशन करना। हाउएवर कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट है, अब ट्रस्ट सही है गलत है ये हमारा डिसाइड करने का नहीं है, ठीक है। ट्रस्ट
जिसके पास एटीजी है, उसने एटीजी का सर्टिफिकेट या जो भी चीजें उसने दी हुई हैं, हमें उनको रिलाई अपॉन करना है। और हमें एज ऑन 31 मार्च अगर वो क्या नाम है जो है उसने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो दैट केस में हम जो है यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। और बहुत ज्यादा है तो आप नोट डाल सकते हैं कि जो है हम इसकी जो है इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पाए, और जो है इस वजह से हमने जो है इस पे एक नोट पुट कर दिया है। हाउएवर ट्रस्ट की वो मतलब फेक है या नहीं है, वो हमारी ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो हमारे हमें वो सिर्फ किसी एट द वजह एंड से ऑफ मार्च नहीं हो चेक करना पाएगा। है जिस हाँ। फाइनेंशियल ईयर का हम लोग बात करें। लाइकवाइज हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें एट द एंड ऑफ मार्च देखना है कि उस टाइम पे वो जो हमारी एटीजी डोनेशन जिसका एसएससी क्लेम कर रहा है वो क्या कहते हैं एटीजी से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर हम लोग जैसे अप्रैल मार्च के बाद हमारा मई जून में वो उसका वापस ले लिया गया, कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई, तो हमें उससे रिलेशन हमें कोई मतलब नहीं है। हम लोग एट द एंड ऑफ मार्च देखेंगे कि वो जो आपकी एटीजी जिसका वो बेनिफिट ले रहा है एसएससी, उस टाइम पे वो अवेलेबल कर ले सकता था या नहीं ले सकता। तो बीइंग एन ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मार्च तक की बनती है, अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर। अब क्लॉज आते हैं क्लॉज 34 पे, टीडीएस से रिलेटेड, टीसीएस से रिलेटेड क्लॉज है। फर्स्ट जो है हम टीडीएस एंड टीसीएस की बात करते हैं। उसमें जैसे 2-3 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, टेबल लिखी हुई है। तो इसमें क्या है, जैसे हम अलग अलग टाइप से, जैसे हमने टीडीएस काटा, अभी इसमें मान लो टैक्स डिडक्शन एंड 10 पे हमने 10 नंबर डाल दिया। सेक्शन हमने मान लेते हैं 194A में है। नेचर ऑफ पेमेंट मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है। टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट हमने इसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए है। अब आगे आते हैं टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड और कलेक्टेड। तो वो टोटल अमाउंट अगर दो, अब मान के चलते हैं कि स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स से हमारा कोई टैक्स लग रहा है, तो उस केस में क्या हुआ कि 10%, 194A में तो 10% है, ठीक है। बट अदर सेक्शंस भी अगर उसमें इंक्लूड हो रहे हैं कोई जो है, तो उसमें हो सकता है कि रेट ऑफ क्या नाम है टीडीएस कम हो। तो वो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे सेग्रीगेट करनी जरूरी है। तो स्पेसिफाइड रेट से अगर कोई आ रहा है तो 6 में उसको हम रिपोर्ट करेंगे। लाइक हमने 1 लाख पे हो सकता है 60,000 रुपए, तो हम सिर्फ 40,000 रुपए यहाँ मेंशन करेंगे और 60,000 रुपए 5 में मेंशन करेंगे। फिर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड, वो हमने 7 में मेंशन किया। 8 में टोटल अमाउंट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड और कलेक्टेड है लेस देन स्पेसिफाइड रेट, मींस 10% जो स्पेसिफाइड रेट था उससे कम रेट पे जो हुआ है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरे ख्याल 60 यहाँ आएगा, सॉरी हाँ 60 यहाँ आएगा, 40 यहाँ आएगा। तो फिर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ऑन 8, वो हमने दोनों ऐड करके टोटल करके डाल देने। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड नॉट डिपॉजिटेड टू द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपको फैक्ट वहां से मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो हम ये रिपोर्टिंग बेसिकली टीडीएस डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड, शॉर्टफॉल ऑन अकाउंट ऑफ लेसर डिडक्शंस, इस तरह की चीजें, या टैक्स डिडक्टेड लेट, बहुत लेट टैक्स डिडक्ट किया, तो यहाँ पे क्या है, जो इंटरेस्ट वगैरह की जो लायबिलिटी वगैरह बनती है ना, वो यहाँ से गवर्नमेंट चाह रही है कि हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे कि हम उस पे एसएससी को जो है नोटिस वगैरह भेज सकें। प्लस टीडीएस डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, ये भी एक इशू है, जो कि जैसे क्या नाम है, अगर बिफोर द लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर होता है तो आपको पता ही है कि हमें 11 मंथ्स के लिए 31 मार्च तक करना होता है, और जो 31 मार्च जो मार्च मंथ का होता है वो हमें जो है ड्यू डेट से पहले पहले जमा करना होता है। तो उस केस में इस तरह की अगर कोई रिपोर्टिंग है जो कि क्या नाम है जरूरी है यहाँ पे करनी, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद बी, क्लॉज बी आ गया 34 में, वो है स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस टीसीएस का। तो स्टेटमेंट जो भी है उसकी हमें डालनी है कि क्या ड्यू डेट है और क्या एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग है। तो उस ये यहाँ पे मेंशन करना है रिपोर्टिंग पर्पज से। उसके बाद सी है एसएससी इन डिफॉल्ट, अगर कोई एसएससी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2011A या 206C7, तो उस केस में हमें यहाँ पे 10 नंबर सबमिट करना है। अगर ये लायबिलिटी होती है तो हमें 10 नंबर सबमिट करना है, प्लस अमाउंट क्वांटिफाई करना है, और एक्चुअल अमाउंट कितना पे कर दिया है वो भी बताना है। ये ड्यूरिंग द ईयर की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर में अगर कुछ ऐसा होता है तो बताना है। स्टॉक डिटेल्स, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको पता ही है, ज्यादातर तो हम इसकी भी कर देते हैं, फिर भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जितना भी हो, चाहे वो ट्रेडिंग कंसर्न हो या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो,
हमें रिपोर्टिंग करनी है। इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न आपको पता ही है कि सिर्फ ट्रेडेड गुड्स होते हैं, तो ट्रेडेड गुड्स के बारे में डिटेल्स डालनी है। और इन केस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हमें रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बात करनी है। उसके अलावा हम WIP वगैरह का यहाँ पे डिटेल नहीं देंगे। उसके बाद आ गया आपका 36A डीम डिविडेंड है, उसकी करनी है यहाँ पे रिपोर्टिंग। प्लस उसके बाद कॉस्ट ऑडिट आ गया। अगर कॉस्ट ऑडिट SSC का हो रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो भी डिस्क्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट कॉस्ट ऑडिटर ने मेंशन किए हैं अपनी रिपोर्ट में, उनको कंसर्न करेंगे और उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्लस सेंट्रल एक्साइज ऑडिट अगर कोई हो रहा है किसी क्लाइंट का, सेंटर पुराना कोई अगर पेंडिंग है और ऑडिट जो है किसी वजह से, पैसा तो ज्यादातर होगा नहीं, फिर भी किसी का अगर हुआ है तो उनके जो भी ऑडिटर्स के डिस्क्वालिफिकेशन डिसएग्रीमेंट है वो यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके अलावा अगर ये सर्विस टैक्स ऑडिट ये है जो कि मुझे लगता है आज की डेट में हमें तो कहना चाहिए यहाँ GST ऑडिट है तो यहाँ चेंजेस होने चाहिए। फिर भी अगर हम चाहें तो एज ए नोट जो है यहाँ पे हम जो है GST ऑडिट के बारे में बात कर सकते हैं। किसी का GST ऑडिट हुआ है, उन्होंने उनके GST ऑडिटर की जो भी यहाँ पे क्या नाम है डिसएग्रीमेंट्स या डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी होगी। अब लास्ट आपका अकाउंटिंग रेशियोज हमें 4 अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं जनरली, वो मेंशन करने हैं। अगर हमारे कई बिजनेसेस हैं तो उस केस में हमें मल्टीपल रिपोर्टिंग की नीड नहीं है, हम सिंगल जो है रेशियोज ही यहाँ पे मेंशन करेंगे एग्रीगेट में। बट मेरा अपना एक पर्सनल सजेशन है कि अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग हो रही है, मींस अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग टाइप के बिजनेस हैं, अगर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस से मतलब नहीं है, अलग अलग बिजनेसेस अगर आपने कर रखे हैं तो उस केस में आप एज ए नोट जो है अलग अलग सेग्रीगेट करके सेपरेटली भी दिखाएं साथ में। क्लॉज 41 डिमांड अगर कोई है अदर देन इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अलावा अगर कहीं कोई डिमांड रेज हुई है या रिफंड इशू हुआ है तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, वेल्थ टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के अलावा। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे हम लोग क्लॉज 41 में हमें यहाँ रिपोर्टिंग करनी है जो एक्चुअल बेसिस पे हमने रिफंड लिया या एक्चुअल बेसिस की जो हमारी डिमांड हमने पे करी है। हमने जब आपको पहले बताया था तब हमने बोला था कि ड्यू बेसिस की बात करी थी क्लॉज नंबर 16 में। हियर वी हैव टू टॉक अबाउट ऑन द एक्चुअल रिसीट बेसिस पे बात करेंगे। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए जब आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। 42 इज आल्सो अ रिपोर्टिंग क्लॉज जो है। 43 बहुत कम क्लाइंट्स पे एप्लीकेबल होता है। 44 पे मुझे ऐसा लगता है कि टाइम है नहीं तो हम लोग जो है डिस्कशन ना करें तो ज्यादा ही बेटर है। हाउएवर एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है, एक्सपेंडिचर। सॉरी फॉर इंटरप्शन सर, क्लॉज नंबर 44 कपिल सर अभी देखेंगे। कपिल सर वही इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे जानकारी है उसकी, तो कपिल सर ऑलरेडी टेकअप करेंगे तो 44 की जरूरत है नहीं जो है। और आई थिंक सिग्नेचर और स्टाम्प सील ये तो आपको सब पता ही है। तो थैंक यू सो मच सर, और आई होप आप सबको ये सेशन काफी इंटरेक्टिव और अच्छा लगा होगा। और समय की थोड़ी सी कमी है, अदरवाइज इसको और भी थोड़ा सा एलेबोरेट किया जाता। बाकी थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंस एंड ब्यूटीफुल लिसनिंग। थैंक यू एकता मैम, थैंक यू पारस जी, thank you Mohit ji for inviting us, and especially thank you Professional Vision। एक्चुअली एक और बात बताना चाहूंगा, ये मेरा पहला सेमिनार है जो कि मैं वेबिनार है जो कि मैं डिलीवर कर रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट पे। और कई बार मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे आता हूँ, बट ये अगर मैं स्टडी की बात करूँ और रिलेटेड टू अपने CA प्रोफेशन की बात करूँ तो सोशल इश्यूज पे तो बहुत बार मैंने किया है, बट ये कहीं ना कहीं पहला सेमिनार है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। प्रोफेशनल विजन यही प्लेटफॉर्म है कि वो सबको अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आके हम अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर सकें इस प्लेटफॉर्म पे, चाहे हम पहली बार ही प्रेजेंट कर रहे हो। क्योंकि सर हर जगह देखा जाता है कि एक्सपीरियंस्ड लोगों को ही बुलाया जाता है हर चीज में। तो फर्स्ट टाइम कोई कहीं जाएगा, सेकंड टाइम कोई कहीं जाएगा, उसके बाद ही वो एक्सपीरियंस्ड बनेगा। तो फर्स्ट टाइम और प्रोफेशनल विजन में आए। पारस जी से तो मैंने बोला था, मैंने कहा नेक्स्ट सेशन में रख लेना मेरे को, तो पारस जी बोले अरे अगले में क्यों रखेंगे, मतलब इसी बार से क्यों नहीं इसी बार से क्यों नहीं। तो क्लॉज नंबर 43 तक आपने जो एक्सप्लेन किए इंपॉर्टेंट प्रोविजन दोनों ने बहुत ही शानदार तरीके से, और आई थिंक आप टैक्स ऑडिट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स को जो है हेल्प मिलेगी इससे।
बहुत ही जो उनसे भी इम्पोर्टेंट क्लोजेज है उसमें आपने ज़्यादा जो है स्ट्रेस दे के पूरा प्रॉपर समझाया है। तो थैंक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ प्रोफेशनल विजन for sharing your view on the topic discussion on ICAI guidelines on the tax audit. Your views matter a lot to us. It surely help us while conducting audit. तो आप सब पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज गिव अ गुड राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्याम जी, गुप्ता जी एंड एकता जी फॉर द वंडरफुल डेलिब्रेशन. Thanks a lot to both of you. Now moving forward, it's time to welcome our next speaker of the day, CA Hemant Agarwal ji, who is currently working with the Deloitte India as an assistant manager in corporate tax profile since July 2022. CA Hemant ji, born and brought up in Delhi and qualified chartered accountant in the year 2021. He has a very wide experience in the field of taxation and audit. Today, Hemant Agarwal ji give us the highlight on the topic discussion on issue in tax audit. Now over to you, Hemant ji. Hello everyone. I myself Hemant Agarwal. Today I'm going to discuss some issues on tax audit. Paras, please allow me to share the screen. एक मिनट रुकिए हेमंत जी. Okay. I think screen visible है सबको. हेमंत जी, please continue. Hello everyone. Myself CA Hemant Agarwal. I'm gonna discuss some issues in tax audit. So we will start with today's session is on tax audit under section 44AB. So I will prefer to start with this section only. Any person carrying on business, if his total turnover exceeds 1 crore, then he is liable for tax audit. Business as in every type of business is covered almost, but not professions. So if you exceeded the threshold limit for any financial year, you need to get your accounts audited from a CA. Some exclusions are there. If a person is opting for section 44AD, which is on presumptive income based taxation, then limit for tax audit is 2 crore instead of 1 crore. Then another exception is that if your total receipts or payments is less than 5% of total receipts and payments in a financial year, then limit for tax audit will be 10 crore instead of 1 crore, which will be increased. Like these are the very normal basic understanding of section 44AB. If you are starting a tax audit, you must have to check all these things. In case of a person carrying on profession, the threshold limit will be 50 lakh rupees. Now moving forward. Tax audit is now commenced for assessment year 2022-23, and there are significant legal and technical issues related reporting. The Institute of Chartered Account, wait a second. The Institute of Chartered Accountants of India has released guidance note, which has been discussed by Ekta Saini and Shyamji. The 8th edition issued after 7 years for conducting the tax audit. ICAI has decided to issue guidance note on tax audit for each assessment years from this year. The provision of section 44AB introduced in the year 1984 cast one row's responsibility on chartered accountants.
With the changing times and trade and commerce becoming more complex, such responsibilities is increasing every passing day over the years. ICAI has been guiding its members through guidance notes, technical guides. So we have a lot of materials like guidance notes, technical guides, webinars, etc. to cope up with the issues what we are getting in tax audits. Next slide is on the auditor who is required to furnish tax audit report. The auditors should ensure that he uses his professional knowledge, skill that he applies to audit tests and procedures as the circumstances may require. He is advised to refer the following things like technical guide on income on competition standards and implementations. In short, we call it as ICSI, guide with guidance note on tax audit under section 144 AB as discussed, accounting standards, standards on auditing, framework for presentation of financial statements. These all are the materials which you can refer before filing any tax audit reports. The auditor should ensure specific compliance to the last 3 points in case where Form 3CB must be issued. The objective of this article is to highlight the significant key issues relating to tax audit that the tax auditor should keep in mind while finalizing the tax audit report. The requirement for communicating with the previous auditor. In our CA, when we start any audit, so there is a requirement of communicating with the previous auditor, which will help us to understand the audit, and many other aspects are also there. So where it is applicable in stat audit, GST audit, GST review, tax audit, internal audit, concurrent audit, etc. We need to communicate with the previous auditor in such cases if we are taking a new audit. Can an internal auditor becomes a tax audit? So answer to this question is no. As an internal auditor, whether working with the organization or an independently practicing chartered accountant, irrespective of being an individual chartered accountant or a firm of chartered accountants, cannot be appointed as tax auditor. If a person is an internal auditor of a company, then he cannot be the tax auditor of that company. A member of the institute in practice shall not accept in a financial year more than the specified number of tax audit assignments. So ICAI has provided a specified number of tax audits which a member of institute can take in a financial year. So for assessment year 22-23, the number which has been decided is the case of chartered accountant in practice or proprietary firm of chartered accountants is 60 tax audit assignments in a financial year, whether in respect of corporate or non-corporate. But the issue is no, there is no issue. If a chartered accountant's firm is taking this, then 60 tax audit assignment is for one chartered accountant only. For example, if a chartered accountant firm has 4 partners, then the limit will be 240 tax audits for them. So they can take 240 tax audits. And this limit is because to improve the quality of the work. If one chartered accountant only gets all the audits like 100, 200 audits, he will not be able to complete all these audits in timely manner, and it will create a big problem. So these types of reasons due to which the ICAI has gave a upper limit on tax audits. Next is the audit of head office and branch offices will be regarded as one tax assignment only, and one or more branches is also considered as a one tax assignment only. So no need to count it in the limit of 60, as it will be regarded as only one audit assignment. Next is revised SA 700, forming an opinion and reporting on financial statements. Prescribed a revised format of the auditor's report on financial statement. The fact that Form 3CA and 3CB are required to be filed online in a present format, which makes it difficult to comply with the prescribed format of SA 700, which requires the auditor to specify the information relating to the respective responsibilities of the assessee. The tax auditor, as there is no specifically allocated field for the same in the online forms, so there is an option having regard to the importance of these respective responsibilities paragraphs from the perspective of the readers of the tax audit report.
it is suggested that these respective responsibilities paragraphs relating can be provided in the space provided giving observation etc. under clause 3 form 3CA or clause 5 of form 3CB. So moving forward to the next slide, there are certain variations in the contents of form 3CD prescribed under rules and available on the website. Where tax audit report has been answer to certain clause may not be exact response to the clause as stated in the schema. However, this variation cannot be held against the tax auditor as development of schema is not within his control and there is no specific option to issue the tax audit report by the auditor as per notified form 3CD. Thus, where there is a variation in any clause, it would be impossible to respond as per form prescribed in the rules. Next slide, clause 44. It will be discussed later. Sometimes a member may be required to revise his tax audit report on some grounds. Like after reporting tax audit report, you seems that some mistake is there. For example, revision of accounts of company after its adoption in annual general meeting, or change of law. Example, retrospective amendment, like government has taken a new law which is applicable retrospectively from backdated. Like you have filed the tax audit report, but government has changed the law. Then you need to revise the tax audit report and you can do so. Change in interpretation. CBDT releases some circulars, judgments are there, High Court, Supreme Court judgments are there, and the interpretation which were previously interpreted is changed now. So due to which you have to revise your tax audit report. Additionally, under sub-rule 3 in rule 6G, the auditor is expressly allowed to revise the audit report. So in these circumstances, if there is some type of issue in your tax audit report, you can allow to revise the tax audit report. We will take it as with an example. A scenario may arise that after issuing the audit report, but before the due date for filing the return under section 139(1), the assessee may make payment of tax deducted at source TDS, duty, cess, fee, or other payments referred to in section 43BB deduction, of which allowed only on actual payment basis. Like in section 43B, the payments are allowed on actual basis, but previously the assessee has not paid the amount and you have taken that thing in your tax audit report. But after filing of tax audit report, the assessee paid all the TDS, duty, cess, etc. So now you can revise your return and take that in consideration. In the revised report, reason for revising the report should also be mentioned. However, it is not mandatory to revise the tax audit report in the circumstances mentioned in Rule 6G3. If the tax audit report is revised, while revising tax audit report, prescriptions in guidance note on revising of the audit report should be considered. In case there is an error in reporting in any of the clause in tax audit and post that intimation, notice is received from CPC income tax with additions based on some misreporting in tax audit, there is no remedy available based on above guidance provided. So please file the tax audit report very cautiously. If you have error in any clause and you received a notice from CPC, then there is no remedy for that. Next, in the case of sole proprietor being an individual or HUF, the tax auditor auditing the accounts of the business or profession sole proprietor is having other activities and other sources of income in respect of which tax audit is not mandatory. Like they are having salary income, PGB, other than PGBP income, like house property income. So on those incomes, tax audit is not applicable. In such cases, the particulars of deduction admissible under chapter 6A will have to be given with reference to the items appearing in the books of accounts of the business profession, which is subject to audit under section 44AB. So personal deductions paid from personal savings account for like LIC, ATC, PPF, ATD, Mediclaim, ATG donation, these are not reported in tax audit report as they are personal and paid from personal accounts. But if they are in business profession accounts, then you have to do the audit of these things. Also, it is observed that erroneous reporting under clause 16, amounts not credited to the profit and loss, is done for items like salary, interest income, house property income. These are the incomes which are not credited to profit and loss account.
And since these are directly credited to capital account of proprietor and not passed through PL, such reporting should be avoided as it is not related to business and will safeguard from receiving notices from CPC. Also, in case of sale of personal property, no reporting is to be done in clause 17, as reporting is to be done only for business books of accounts, not for personal property, like discussed by Ekta Saini, clause 17. In that, we need not to report sale of personal properties, so we can avoid that. Now, clause 28. We are just ending the slides. This is our last slide. Just need to tell you that clause 28 is not applicable from now, whether during the previous year the assessee has received any property being share of a company, not being a company in which the public are substantially interested without consideration or for inadequate consideration in section 56 to 7A. If yes, so these details are not required now. So you need not to report on these matters, whether the assessee has received any property or shares for without consideration or inadequate consideration. So that's all for today. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच हेमंत जी, स्लाइड बहुत ज्यादा अच्छी थी आपकी। आप स्लाइड शेयर कर दीजिएगा मैं, ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ ये शेयर कर सकूं। साथ तो बताना चाहूंगा कि जो आईसीआई का गाइडेंस नोट है वो सबके साथ, आप सब लोगों के साथ शेयर हो चुका है ईमेल के थ्रू, आप चेक कर लीजिएगा। और मैं वेलकम करना चाहूंगा राहुल बजाज जी का, जो कि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। राहुल बजाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। I am audible? Yes, you are audible, sir. So congratulate and thank you, Paras sir. First of all, invited to me and Mr. Kapil sir and to all the team members. So now we are going to discuss the clause 44. All the clauses is very deliberating, going to Mr. Shyamji and Miss Ekta ji. So we will discuss now clause number 44 about the total number of expenditure which should be bifurcated under GST or non-GST, right? Yes sir. मोहित जी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? Yes sir. Yes, over to you, Mohit ji. Okay. First of all, thanks a lot, Hemant ji, from the entire team of Professional Vision. You have elaborated in such a good way all the important points to be taken care of while conducting audit. So thanks a lot. Actually में ऑडिट तो हो जाता है, लेकिन पॉइंट्स याद नहीं रहते कि 60 की लिमिट है, तो कभी-कभी क्रॉस हो जाए तो बाद में प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो याद नहीं रहते ऑडिट करते वक्त, जो कि हेमंत जी ने हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाए। हेमंत जी ने शायद अपना भी वीडियो ऑफ किया हुआ है, तो हेमंत जी थैंक्स अ लॉट। प्लीज गिव अ गुड राउंड ऑफ द क्लॉज टू हेमंत जी फॉर सच अ वंडरफुल डेलिब्रेशन। बहुत अच्छे पॉइंट्स जो हैं उन्होंने बताए, जो हमें ऑडिट करते हुए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। सो नाउ इट्स टाइम टू वेलकम अवर नेक्स्ट स्पीकर ऑफ द डे, सीए कपिल जैन जी, who is a practicing chartered accountant qualified in 2012. He is a brilliant student in his academic life. He has a visiting faculty of ICI and has diverse experience of teaching students as well as professionals. He conducted lot of seminars in Delhi for CA students and professionals, and also deliver a lot of webinar for industry out of Delhi also. He conducted membership program for GST queries, in which more than 900 members are enrolled all over India. Today, CA Kapil Jain sir gave us highlight on the topic discussion on clause number 44 of form 3CD, जो कि बहुत ज़्यादा important clause है, new inserted clause है. Now over to you, sir. Thank you, मोहित जी. Thank you, Professional Vision. Thank you, पारस जी. ज्यादा समय न लेते हुए मैं क्लॉज 44 को शुरू करता हूँ। जो भी मेरे प्रीवियस स्पीकर से कोई स्पीकर्स थे, उन्होंने सारा कुछ बता दिया है। हालांकि ज्यादा इसमें अब कुछ रह नहीं गया, लेकिन मैं 10-15 मिनट में, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10-15 मिनट में इस क्लोज को पूरा आपको बता दूंगा। जैसा कि अभी मैंने पूरा सेशन अटेंड करा और इस सेशन के दौरान मुझे पता लगा कि 60 टैक्स ऑडिट हम कर सकते हैं। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति क्लोज 44 की रिपोर्टिंग कर रहा है और सही से कर रहा है, तो वो 60 नहीं कर सकता। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ लिखकर।
एक व्यक्ति 60 टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता अगर वो क्लोज 44 की रिपोर्टिंग कर रहा है। अगर वो क्लोज 44 में लिख रहा है नॉट एप्लीकेबल, नॉट पॉसिबल, तो वो 60 का 120 भी कर देगा, ठीक है ना, उसमें कोई मैटर नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं जो 60 टैक्स ऑडिट की लिमिट दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि जब तक ये क्लोज 44 नहीं आया था, ये पहले से ही चल रही है। जिस दिन आईसीआई ने ये क्लोज 44 को सही से देख लिया, वो कहेगा 60 नहीं भाई, तू 20 कर लेना, तो वही बहुत है। क्योंकि क्लोज 44 ऐसा नहीं है। अगर आपको मैं दिखाऊं, मैंने अपने ऑफिस में इसकी वर्किंग करानी शुरू करी क्लोज 44 की, ये एक्सेल की वर्किंग मैंने शुरू करानी करी, तो मेरा जो स्टाफ है वो कह रहा अपने पे नहीं होगी। 5-10 टैक्स ऑडिट की अगर वर्किंग हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसे ही ना बहुत सारी क्लोज है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम उसमें नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। तो भाई नॉट एप्लीकेबल लिखकर तो जो मर्जी कर लो, लेकिन अगर आपको सही से रिपोर्टिंग करनी है तो फिर इस चीज को समझ लो। तो कई लोगों का पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या इसे नॉट एप्लीकेबल लिखकर चला सकते हैं? तो आंसर इज नो। भाई इस क्लोज को आप नॉट एप्लीकेबल लिखकर नहीं चला सकते, ये मैं आपको पर्सनली कह रहा हूं। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये वाली जो क्लोज है, जिस व्यक्ति का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है उसके लिए ये मैंडेटरी है, एप्लीकेबल है। अब यहाँ पर कई लोग गाइडेंस नोट पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद बोलेंगे कि सर नहीं नहीं ये तो मैंडेटरी एप्लीकेबल है ही नहीं। यहाँ पर गाइडेंस नोट में लिखा हुआ है कि भाई अगर ये पॉसिबल है एसएससी के बिजनेस के हिसाब से तो आप इसे दो, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई पॉसिबल तो सब कुछ है अगर करो, और नहीं तो पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अगर मैं इन्वेंट्री वाली क्लोज की बात करूं, वो भी बहुत लोग नोट एप्लीकेबल डालते हैं, ठीक है ना। टीडीएस वाली की बात करूं तो टीडीएस वाले में भी बहुत लोग नोट एप्लीकेबल डालते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। तो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे को इस क्लोज के अंदर क्या देना है। तो पहले ध्यान रख लो कि इस क्लोज की नॉलेज के लिए आपको जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी। तो ये क्लोज क्या कहती है कि भाई हम गवर्नमेंट ऑडिटर से रिपोर्ट चाहती है। पहली बात ये समझ लो कि ये जो पूरी रिपोर्ट है ना, ये ऑडिटर को बनानी है, सीए को बनानी है, क्लाइंट इसमें कुछ भर के नहीं देगा। और अगर क्लाइंट ये भरकर दे रहा है, या जिस भी प्रोफेशनल है, कोई एडवोकेट है, कोई अकाउंटेंट है, वो अगर आपको भर के दे रहा है तो ये आपको चेक करनी है साइन करने से पहले। इसमें क्लाइंट की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब ये क्लोज क्या कहती है कि भाई ऐसा कई बार होता है कि भाई जीएसटी के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर बहुत फेक एक्सपेंसेस होते हैं। उसे पकड़ने के लिए इन्होंने इस क्लोज को बनाया कि भाई हो सकता है कि क्या पता जीएसटी में तुमने कुछ और कराओ, इनकम टैक्स में कुछ और कराओ, तो दोनों को हम यहाँ पर मैच कर लेंगे। तो अगर इसमें किसी ने कुछ गलत रिपोर्टिंग करी तो वो जीएसटी से पकड़ा जाएगा, तो ऐसी गलती मत करना। क्लोज क्या कह रही है? क्लोज कह रही है कि हम बात कर रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर कि भाई आपके जो टोटल एक्सपेंडिचर है, P&L में जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर है उसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब क्वेश्चन ये होगा सर पूरे एक्सपेंडिचर की कैसे, सैलरी को क्या करेंगे ये लोग? भाई इन्होंने ना यहाँ पर आगे क्लैरिफाई करा है कि सैलरी जैसा जो एक्सपेंस है उसे नहीं करना, ठीक है ना। आपका डेप्रिसिएशन जैसा जो एक्सपेंस है उसे नहीं करना, ठीक है। मोटा मोटी समझ लो कि सारे एक्सपेंसेस की करनी है, लेकिन इस तरह के एक्सपेंसेस की नहीं करनी। तो किन किन एक्सपेंसेस की नहीं करनी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इस गाइडेंस नोट के नीचे लिखा हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कि भाई सैलरी वाले की नहीं करनी, डेप्रिसिएशन वाले की नहीं करनी। अब बात करते हैं, ये पहले हमसे पूछ रहा है कि भाई आप मुझे ना ये बताओ कि P&L में आपने टोटल एक्सपेंडिचर कितने डाले। जब ये यहाँ पर कहता है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितने डाले, तो यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये टेबल नंबर 2 में फिगर आएगी वो आएगी टोटल एक्सपेंडिचर। अब कई लोग कहते हैं सर परचेज एक्सपेंडिचर होता है क्या, परचेज की डिटेल डाले या ना डाले? भाई मेरा मानना है आपको डालनी है, ठीक है ना, क्योंकि परचेज भी हमारा एक्सपेंडिचर है। तो परचेज की डिटेल भी डलेगी, अगर कोई प्रोफेशनल फीस है उसकी डिटेल भी डलेगी, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है उसकी डिटेल भी डलेगी। तो यहाँ पर एक ही फिगर आएगी। हम एग्जांपल कर लेते हैं कि हमने अपने P&L में खर्चा डाला है 1 करोड़ रुपए का, तो हमने यहाँ पर पूरी उसकी डिटेल डाल दी, लेकिन किसे हटा दिया? कुछ एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, डेप्रिसिएशन, उसे हटा दिया। अब ये कहता है कि तुमने टोटल एक्सपेंडिचर तो डाल दिया 1 करोड़। अब हमें ये बताओ इनमें से कितने एक्सपेंडिचर जो हैं वो आपने रजिस्टर से लिए। मतलब कि आपकी परचेज हो सकती है, आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, तो आप कहाँ से ले सकते हो? 2 लोगों से ले सकते हो, एक रजिस्टर्ड से ले सकते हो और एक अनरजिस्टर्ड से। तो उन्होंने कहा हम तो पहले रजिस्टर्ड को देखना चाहेंगे कि रजिस्टर्ड से आपने कितने लिए। सर अनरजिस्टर्ड से क्यों मांग रहे? अब हो सकता है कि तुम्हारे P&L में 1 करोड़ में से 60 लाख के खर्चे ऐसे हो जो अनरजिस्टर्ड से हो, तो कल को ये हो सकता है ऑडिटर से कह दे कि भाई जो अनरजिस्टर्ड है उनकी डिटेल लियो। अब अनरजिस्टर्ड से आपने डिटेल दे दी कि भाई मेरे 2 खर्चे थे, एक रामलाल से और एक श्यामलाल से,
तो कल को रामलाल और श्यामलाल को नोटिस जा सकता है कि भाई तुम अनरजिस्टर्ड कैसे हुए, क्योंकि तुमने तो 30-30 लाख के खर्चे तो कपिल जैन को ही दे रखे, तो तुम अनरजिस्टर्ड कैसे हुए। तो इस चीज को पकड़ने के लिए जितनी भी क्लोजेज ऐड होती है ये सारी की सारी टैक्स चोरी को रोकने के लिए, तो इन्होंने इस क्लोज को डाला कि हमें ये भी पता करना है कि जो अनरजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उसका खर्चे का रेशियो क्या है। तो यहाँ पर सिर्फ फिगर नहीं डालनी, अगर तुमने जो फिगर डाली है उसकी डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पर वो डिटेल नहीं हुई, कल को आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगा तो वो कहेगा आपने साइन कैसे करी, ये फिगर आई कैसे, आप मुझे ये तो बताओ। तो इस फिगर की वर्किंग करनी पड़ेगी। अब जब हम बात करते हैं कि रजिस्टर्ड की क्या वर्किंग करनी पड़ेगी, तो इसने कहा कि जो आपके एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड के उनकी क्या वर्किंग है इसे समझ लो। उन्होंने कहा भाई जो भी आपके P&L में खर्चा है, परचेज है, इंटरेस्ट है, ठीक है ना, प्रोफेशनल फीस है, हम उसे कई हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा उन्होंने बोला कि इस खर्चों के अंदर कुछ सर्विसेज ऐसी हो सकती है जो एग्जेम्प्ट हो, जैसे कि मान लो इंटरेस्ट टू बैंक। इंटरेस्ट टू बैंक एक खर्चा है लेकिन वो जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, लेकिन आपको यहाँ रिपोर्ट करना है। तो वो रिपोर्ट कहाँ पर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर में भी आ गया। और जब हम टोटल एक्सपेंडिचर की बाइफर्केशन कर रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड से, क्योंकि बैंक तो सारे रजिस्टर्ड ही है, तो उसके अंदर भी आ गया इंटरेस्ट टू बैंक। या जैसे मान लो आपने फिनटेक्स की हमारी मैगजीन, आपने P&L में खर्चा तो डालोगे, क्यों श्याम जी आपने ले रखी है मैगजीन, P&L में खर्चा डाला होगा, लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा कि ये एग्जेम्प्ट में हमारी मैगजीन वाली आ गई। तो मैगजीन हो गई हमारी, इंटरेस्ट टू बैंक हो गया, या आपकी कोई ऐसी परचेजिंग है जिस पर जीएसटी नहीं लगता, या ऐसा जीटीए है, जीटीए की कुछ सर्विस एग्जेम्प्ट होती है, तो आपको वहां पर वो एग्जेम्प्ट के कॉलम में डालना है, ठीक है, क्योंकि जीटीए रजिस्टर्ड है। अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड होता तो वो वाली फिगर कहां पर आती, अनरजिस्टर्ड वाले में, मतलब कि कॉलम नंबर 7 में। अगर वो रजिस्टर्ड है और वो एग्जेम्प्ट है तो किस में आएगी, कॉलम नंबर 3। अब दूसरी बात कर लेते हैं। अब जो हमने परचेजेज करी, ठीक है, जो इनवर्ट सप्लाई ली, हो सकता है जिससे हम ले रहे हो वो सामने वाला कंपोजिशन वाला है। सर हमें कैसे पता चलेगा कंपोजिशन वाला है, भाई ये तो अब तुम्हें ही पता करना पड़ेगा। आपको एक एक जीएसटी नंबर चेक करना पड़ेगा, अगर आपने अकाउंटिंग सही से नहीं करी। नहीं तो अगर आप टैली बीजी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसमें पता लग जाता है ये कंपोजिशन है या नॉर्मल है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप पता लगाओ, आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई ये वाली जो सर्विस है या ये वाले जो गुड्स है जो मैंने लिए हैं ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, ये मैंने किससे लिए, कंपोजिशन से लिए, उसकी डिटेल। तो चाहे कंपोजिशन हो चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, है तो रजिस्टर्ड, इसलिए हम इस बड़े वाले कॉलम के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन अलग अलग। अब एक बात और आ जाती है कि इसके अलावा जो बच गया, इसके अलावा जो बच गया वो तो क्या हो गया, वो हो गया टैक्सेबल और रजिस्टर्ड से। तो उसकी जितनी भी डिटेल आएगी वो हम टेबल नंबर 5 में डालेंगे। अब अगर आप कहो सर टोटल क्या होगा, अगर आप 3, 4, 5 तीनों को टोटल कर देंगे तो उसका टोटल आएगा 6। अब एक व्यक्ति में से कहता है कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, इसमें टोटल नहीं आएगा। मैंने कहा क्यों नहीं आएगा टोटल, उसने कहा सर यहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई है टोटल पेमेंट्स और यहाँ पर वर्डिंग लिखी हुई है टोटल एक्सपेंडिचर। हो सकता है मैंने कोई गुड्स और सर्विस ली और उसकी पेमेंट नहीं करी, 31 मार्च में खड़ा हुआ है, लेकिन जब आप इस गाइडेंस नोट को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर कह रहा है कि पेमेंट्स को पेमेंट्स मत पढ़ो। अगर आपने अपने P&L में डेबिट कर रखा है तो आपको इसके अंदर वो डालना है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग है या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर गाइडेंस नोट में जब आप पढ़ोगे तो ये क्लैरिफाई है कि 6 नंबर का जो कॉलम है वो 3 + 4 + 5 करके ही होगा। क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 कॉलम हो गए, एक कॉलम 6 और एक कॉलम 7। जब आप इन दोनों का टोटल कर दोगे तो इसका टोटल किसके बराबर होगा, मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। हालांकि सब लोग बिल्कुल सही बताएंगे, फिर भी पूछ लेता हूं कि एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताओ 6 और 7 किसके बराबर होगा। 6 और 7 का टोटल किसके बराबर, वेरी गुड, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 2 के। तो ये आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब ये रिपोर्टिंग सीए को करनी है, इसके अलावा उन्होंने कुछ और नहीं बताया। कई सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे। कई सारे क्वेश्चंस कैसे आ जाएंगे, सर मैंने क्या करा, स्टेशनरी मंगाई 1000 रुपए की, उस पर जीएसटी लगा था 180 रुपए, लेकिन मैंने उसका आईटीसी क्लेम ही नहीं करा, मैंने उसे P&L में ही डेबिट कर दिया। अरे भाई अगर तुमने उसे P&L में भी डेबिट कर दिया, अब कौन से कॉलम में दिखाओगे जरा मुझे बताओ, बताओ जल्दी फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर बताओ, ये वाला खर्चा किस में डालोगे। मैं लाया रजिस्टर्ड से, मैं भी रजिस्टर्ड, लेकिन मैंने उसे क्या करा,
आईटीसी नहीं लिया, P&L में डाल दिया 1180 रुपए, ठीक है। आपने कहा सर कॉलम नंबर 5 में, बिल्कुल सही, क्योंकि ये रजिस्टर्ड एंटिटीज है। आपने आईटीसी लिया या नहीं लिया हमें कोई मतलब नहीं। आपने एक गाड़ी परचेज करी जो कि ब्लॉक क्रेडिट है, मुझे बताओ कौन से कॉलम में जाएगी, एक बार बताओ चैट बॉक्स में लिखकर कौन से कॉलम में जाएगी भाई, अगर मैंने गाड़ी ली है तो, ठीक है भाई। हमें ये नहीं पता कि वो ब्लॉक है अनब्लॉक है, हमें मतलब नहीं है, वो रजिस्टर्ड से आपने लिया तो कॉलम नंबर 5 में। अब ये जो वर्किंग अगर आप करते हो तो इसके लिए इन्होंने गाइडेंस नोट में क्या बोला कि भाई ये वाली वर्किंग के लिए ना एक रफ वर्किंग आपको जरूरी है, वो रिपोर्टिंग नहीं करनी उसकी, लेकिन उसकी एक रफ वर्किंग की जरूरी है। मैंने कहा भी बताओ क्या रफ वर्किंग करानी है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो ना, एक एक्सेल बनवा लो, और उस एक्सेल में क्या करो आप ना, हमें एक तो एक्सपेंडिचर का हेड बता दो कौन सा है, ये रिपोर्ट नहीं करनी है, लेकिन ये क्या है, रफ वर्किंग है कि आप कैसे करो। तो जितने भी आपके एक्सपेंडिचर है सबको ऐसे आपको हेड वाइज बनाना, यहाँ पर परचेज आ जाएगा, आगे प्रोफेशनल फीस आ जाएगा, फिर नेम ऑफ द एंटिटी आ जाएगा कि भाई ये किस एंटिटी से आपने करा, फिर उसका जीएसटी नंबर आ जाएगा कि उसका जीएसटी नंबर क्या है, फिर उसकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, बेस वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बेस वैल्यू कि भाई आपने बेस वैल्यू उसे कितनी दी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा कि उस पर आपने आईटीसी कितना लिया, फिर यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट। और अगर किसी पर जीएसटी नहीं है तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि इस पे रीजन जीएसटी का क्या है, नील क्यों है, एग्जेम्प्ट क्यों है, जैसे इंटरेस्ट हो गया उस पर एग्जेम्प्ट हो गया, या आपने कुछ ऐसी परचेज करी जो सेक्शन, ठीक है ना, जीएसटी के सेक्शन 11 में एग्जेम्प्ट है, उसका रीजन बताओ, यहाँ पर रिमार्क। तो ये वर्किंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कहीं नहीं देनी, लेकिन जब आप गाइडेंस नोट को पढ़ोगे तो गाइडेंस नोट हमारे को इस चीज को गाइड करता है कि भाई ये वाली रिपोर्टिंग आपको देनी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो चीजें हैं आपको गाइडेंस नोट पढ़कर ही करनी है। अब अगर आप गाइडेंस नोट पढ़ने लग जाते हो 450 पेजेस का, ठीक है ना, तो आपकी तो वैसे ही हालत खराब होगी। तो भाई जब आप किसी क्लाइंट से फीस ले रहे हो तो फीस में ना साइन करने के पैसे मत लेना, साइन के साथ साथ जो आपने 450 पेजेस का गाइडेंस नोट पढ़ा उसके पैसे लेना, आज का जो सेशन अटेंड करा उसके पैसे लेना। तो यहाँ पर मैं अपने प्रोफेशनल कलीग्स को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो गाइडेंस नोट पढ़कर अगर जो व्यक्ति ऑडिट करेगा वो 60 ऑडिट नहीं कर पाएगा, लेकिन समय की डिमांड यही है कि आप गाइडेंस नोट पढ़कर ही ऑडिट करो। अब क्लोज नंबर 44 में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। क्लोज नंबर 44 में जो मेरा टॉपिक है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, मैंने 10-15 मिनट में खत्म कर दिया। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करने हैं? बिल्कुल करने, क्योंकि वहां पर वर्ड कहता है एक्सपेंडिचर, वहां पर वर्ड क्या कहता है, एक्सपेंडिचर कहता है। तो वहां पर हमारा रिवेन्यू नेचर भी आ गया, कैपिटल नेचर भी। अगर आप कोई मतलब कंप्यूटर खरीद लेते हो, ठीक है ना, या जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया तो मैंने इसीलिए दिया कि वो गाड़ी कैपिटल नेचर है, तो वो भी इसके अंदर आएगा। सर इसमें अब इस केस में एक परेशानी आ रही है, कंपोजिशन डीलर की कैलकुलेशन कैसे की जाए? रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड तो फिर भी निकाल देंगे और कर देंगे। कोई भी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, प्रोफेशनल सर्विस ले लो किसी प्रोफेशनल की, ठीक है ना, वो तुम्हारी सारी कैलकुलेशन कर देगा। सर 30 तारीख आखिरी डेट है, 40 करोड़ की टर्नओवर है, परचेज उसकी 50 करोड़ की है, कंपोजिशन डीलर कैसे निकालेंगे अगर उसके पास बहुत सारी परचेजेज है? अरे मैंने आपको क्या बता, देखो इस सवाल का जवाब या तो फाइनेंस मिनिस्ट्री देगी, निर्मला सीतारमन, मैं तो ये जवाब दे सकता हूँ चाहे आपकी 500 करोड़ की हो, अगर आप सर मैंने मैनेजमेंट से डिटेल ले ली, उसने सारे खर्चों को रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में बता दिया कि ये रजिस्टर्ड डीलर से हैं, ये अनरजिस्टर्ड डीलर से हैं, और उसके बाद उसने कह दिया हम तो ये ही दे सकते हैं, आप क्लॉज 44 में जो इसके आधार पर रिपोर्ट दे सकते हो दे दीजिए। हाँ तो आप उसके आधार पर ही दे दो लिख कर कि भाई मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर ये कहता है इसमें कोई कंपोजिशन डीलर नहीं है, तो अगर इसमें वो कह रहा है हम कंपोजिशन डीलर की कैलकुलेशन हम अपने सॉफ्टवेयर से निकाल के नहीं दे सकते, हमारे पास कोई ऐसा जो वो कह रहा है उन्हीं शब्दों को ऐसे लिख दीजिए जिससे कि आप भी सेफ हैंड में रहें, ठीक है ना। आप तो मतलब हम जो क्लॉज 44 में जो इंफॉर्मेशन देनी है वो पार्शियल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। क्लॉज 44 के हिसाब से हमें रजिस्टर्ड डीलर, टैक्सेबल, कंपोजिशन, एग्जाम प्लस अनरजिस्टर्ड डीलर, ये 4 हेड में हमें इंफॉर्मेशन देनी है, और हम उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में तो निकाल पा रहे हैं मगर एग्जेम्प्टेड और कंपोजिशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हम पार्शियल इंफॉर्मेशन दे दें और बाकी के लिए अपने 3CB या 3CA में रिपोर्टिंग कर दें कि जी दिस इज दी
total information given in 3CD and balance information cannot be given due to the following reason वगैरह। हाँ, आप Is it उसमें okay? कोडिंग करके दे सकते हैं, ये लिख कर दे सकते हैं, लेकिन कल को अगर आपको बुलाता है डिपार्टमेंट, ठीक है, या कुछ, तो आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मिसमैच है। वहां पर मिसमैच क्यों आएगा? क्योंकि वो पीएनएल के खर्चों को टोटल करेंगे। अगर उसमें कंपोजिशन का अमाउंट लेट सपोज 10,000 का है, तो मेरे हिसाब से नोटिस नहीं आना चाहिए। लेकिन लेट सपोज आपके पीएनएल के खर्चे 2 करोड़ है और सैलरी और डेप्रिसिएशन को हटाकर खर्चे हैं 1,80,00,000 और आपने रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मिलाकर दिए सिर्फ 1 करोड़, तो यहाँ पर अगर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो आपको नोटिस आने की, क्लाइंट को नहीं सर इसमें एक चीज है, कंपोजिशन डीलर भी तो रजिस्टर्ड डीलर ही होता है। हाँ, बस वो टैक्सेबल और एग्जम्प्ट नहीं है, तो हाँ, उसको एग्जम्प्ट की कैटेगरी में डाल के या टैक्सेबल की कैटेगरी में डाल के नहीं, वो बिल्कुल टोटल गलत, एक्सपेंडिचर गलत, से नहीं, उसे नहीं, मिला नहीं, दे। बिल्कुल नहीं, ऐसे मत मिलाना भैया, ऐसा जुगाड़ मत करना। अगर जो चीज जिसके लिए कॉलम बना हुआ है उसी में उसे डालना, नहीं तो रिस्क हो जाता है। एक वॉशरूम है, उसमें बोर्ड लगा हुआ है फीमेल और मेल, ठीक है, अब हमें पता है कि कोई फीमेल है ही नहीं, वहां पे आ नहीं रही कोई, लेकिन हम फिर भी क्या प्रेफर करते हैं कि भाई मेल में ही जाए, 2 मिनट बाद चले जाएंगे। अब आप नहीं, कहोगे वो सर क्या दिक्कत आ जाएगी? अरे सर दिक्कत तो आ ही सकती है। एक मिनट रजिस्टर्ड डीलर है, उसने जिसका आईटीसी क्लेम करा लिया जीएसटीआर की रिटर्न में, उसे तो वो टैक्सेबल में ले जाने को तैयार है। हाँ। और जिसका आईटीसी क्लेम नहीं कराया उसके लिए वो हमें नहीं बता पा रहा कि जी क्यों नहीं करा पाया, वेदर दैट वाज नॉट प्रेजेंट इन टू बी, कंपोजिशन था, एग्जम्प्टेड आइटम थी, हमें नहीं मालूम, हमने इसका आईटीसी नहीं लिया और ये डिटेल हमारी अलग पड़ी हुई है, तो हम इसे एग्जम्प्ट के कॉलम में डालें या कंपोजिशन, क्योंकि हम एग्जम्प्ट और कंपोजिशन में अलग नहीं कर पा रहे। रजिस्टर्ड तो पता चल गया टैक्सेबल है क्योंकि उसने उसका आईटीसी खा लिया। अरे सर मैं बता रहा हूँ कि आप मेरे से घुमा फिरा के ये क्वेश्चन 4 बार पूछ लो, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा, अगर कंपोजिशन है तो कंपोजिशन में डालो। अगर आप उसे कंपोजिशन में नहीं डालते, कल को आपको कोई दिक्कत आ सकती है, उसके लिए आप अपना समझना। तो इसका मतलब सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, सीए के ऊपर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है या उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट गलत पाई जाती है, तो उस केस में 10,000 रुपए की पेनाल्टी भी है जो गवर्नमेंट इनिशिएट कर सकती है। अगर इस तरह की कोई भी चीजें अगर आप कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट से पहले 10,000 रुपए तो वो ले लें, वो बहुत ज्यादा। सर इसमें एक चीज और उसकी एफडी बना लें सर। वो तो समझ गया, तो इसका मतलब ये हुआ बताता हूँ सर, क्लाइंट तो कुछ भी कहेगा। क्लाइंट जो है कायदे से देखा जाए तो आज की डेट में जो फीस इस साल हम चार्ज कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसमें जो है ये जो कैलकुलेशन है ये हमें क्लाइंट से ही बनवानी है, ठीक है। चेक हमें करनी है, चेक तो हम कर सकते हैं, चेक हम कर लेंगे, बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर बना रहे हैं तो उससे फीस एक्स्ट्रा लेनी है। सर अगर उसने नया है, मुझे फीस अलग से चाहिए, उसके बाद एक रखिए प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल अलग से हायर कीजिए जो ये इसकी रिपोर्टिंग करे, और उसको आप सैलरी दीजिए या फिर उसकी जो भी उसका क्या नाम है बनता है उसका। और अगर आप पे नहीं हो रही, क्लाइंट पर नहीं हो रही, पारस जी हैं साथ में, पारस जी को दे देना, आउटसोर्स कर देना, वो कर देंगे, ठीक है, टेंशन मतलब पैसा लगेगा। इसमें एक चीज मैं ऐड और मतलब ये कि जैसे कि आपने कहा, तो इसका मतलब तो ये है कि जो टोटल परचेज है और जिसका हमने आईटीसी ले लिया है उसको टैक्सेबल में डाल दें और बाकी को छोड़ दें कि जी हमें नहीं पता ये एग्जम्प्ट है या कंपोजिशन है, उसमें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर हमारे कॉलम नंबर 44A से डिफर कर जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ उसको रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड में डाला है, जिसका हमने ना आईटीसी खाया, हमें नहीं पता कंपोजिशन है, हमें नहीं पता एग्जम्प्टेड है, उसको हमने कहीं रिपोर्ट नहीं किया। सर ऑन द बेसिस ऑफ एमआरआर ले लो। अकाउंटेंट हो आप, उसे जैसे मर्जी करो, मैंने आपको बता दिया करना क्या है, इसके अलावा कुछ करते हो तो स्टार लगा के लिख देता हूँ, डू एट योर ओन रिस्क, ठीक है ना। छोटा सा गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है हमें जो फीस बढ़ाने का, ठीक है, इस मौके को बनाइए और जो है बाकी अपने भाइयों को और जूनियर्स को और जिनको भी है लगाइए जो है इस काम में। सर 31 मार्च में अगर आप दूसरे को लगाएंगे ना सर सुन तो लीजिए, अगर आप दूसरे को किसी को लगाएंगे ना, वो क्लाइंट हंस के फीस देगा सर, और अगर आप खुद करोगे ना क्लाइंट नहीं देगा फीस सर, इस चीज को समझना आप। बाकी आप ये है अपनी सेटिंग कर सकते हैं कि भैया जो भी है शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ सर, क्लाइंट पैसे नहीं देगा सर आपको,
आपको सर हमको ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्लाइंट 5,000 रुपए मैंने एक सर्कुलर डाला था कि 5,000 रुपीज ईच क्लाइंट का टैक्स ऑडिट की फीस बढ़ गई, ठीक है, इस बार से। और हर क्लाइंट ने ये बोला कि भाई कैसे बढ़ गई, तो मैंने कहा भैया ये तो क्लॉज 44 एक आया है, और भी कुछ क्लॉज इंसर्ट हुए हैं, 29A 29B 30C क्लॉज इंसर्ट हुए हैं सर, मैं बताइए ये क्या करूं, मेरा काम बढ़ गया है। तो क्लाइंट कहता है भाई साहब मुझे नहीं पता आपका काम बढ़ गया क्या नहीं बढ़ गया। मैंने कहा भाई साहब फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ना कल की डेट में तो निर्मला सीतारमन से जाकर लो ना, मेरे पास मत आना। अब बताओ जी क्लाउड 44 में कोई क्वेश्चन है क्या? अगर सर क्वेश्चन छोटा नहीं सा है तो सर, हाँ सर जी एक जी छोटी सी गाइडेंस चाहिए। हाँ। एक बार सर इंटरेस्ट टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स और एक सैलरी छोटे से में सर एक बार ब्रीफ कर दें। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपने सैलरी टू पार्टनर्स दिया वो शेड्यूल 3 की आइटम है, वो इसमें रिपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। इसके ठीक है सर। अलावा अगर आप इंटरेस्ट टू पार्टनर देते हो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट इन जीएसटी, उस पर कोई जीएसटी नहीं आता, वो एग्जाम्प्ट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। जी। इसके अलावा जो इंटरेस्ट टू बैंक है दैट इज ऑल्सो कवर इन एग्जाम्प्ट, तो वो एग्जाम्प्ट के अंदर आएगी, ठीक है। और मीनवाइल हम क्या कर रहे हैं कि हम एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन सा एक्सपेंसेस किस किस में आएगा। 50 एक्सपेंसेस की लिस्ट बना रहे हैं जो नॉर्मली हर बिजनेस में होती है। तो जैसे ही हमारी वो लिस्ट तैयार हो जाती है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, हम वहां पर उसे शेयर कर देंगे, वो केजे क्लासेस के नाम से है। तो उस पर हम जैसे ही वो लिस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो वो हम डाल देंगे, सबकी मदद लेकर हम उसे बना देंगे। सर इंटरेस्ट टू पार्टनर एग्जाम्प्ट में जाएगा या अनरजिस्टर्ड में जाएगा? देखो अब आप समझो, ठीक है ना। इंटरेस्ट टू पार्टनर, अब यहाँ पर अगर आपका जो पार्टनर है अगर वो रजिस्टर्ड है तो एग्जाम्प्ट में जाएगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो टेबल नंबर 7 में जाएगा। वो तो मैंने पहले ही बता दिया ना, पहले आपको 2 कैटेगरी में बांट लेना है, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड है ही नहीं उसका तो सब कुछ ही अनरजिस्टर्ड में जाएगा, ठीक है ना जी। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ क्लोज 44 में। पारस मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, ठीक है ना, मैंने ठीक है मैं टाइम नहीं निपटा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है किसका तो बताएं। ये वर्किंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह की हम वर्किंग बना रहे हैं, हमारी टीम बना रही है। अगर आप हमारी फाइल देखोगे तो हमने लिखा है क्लोज 44 वर्किंग, ठीक है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मेरी, एक मिनट देखो हमने यहाँ पर क्या करा है, क्लोज 44 वर्किंग के नाम से एक शीट बना रहे हैं, फिर हम बना रहे हैं फाइनल क्लोज 44, उसमें क्या फिगर जाएगी वो बता रहे हैं। फिर हम यहाँ पर सेल्स रिकॉपी बनाते हैं, परचेज रिकॉपी बनाते हैं। हम चाहे 10 ऑडिट करें लेकिन करते हम तरीके से और फीस भी हम तरीके से ही लेते हैं, ठीक है ना सर। चलो थैंक यू, ठीक है ना, फॉर पेशेंस लिसनिंग। आशा करता हूँ आपको क्लोज 44 समझ आ गया होगा और मेरा सारा काम आसान कर दिया था एकता ने, श्याम जी ने, हेमंत जी ने, तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो थैंक यू पारस फॉर दिस, ठीक है ना। थैंक यू एकता, थैंक यू श्याम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रोफेशनल। जो कंपोजिशन के रिगार्डिंग जो डिटेल्स है ना, पार्टिसिपेंट्स जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, इतनी पेशेंस लर्निंग हुई और होप सो क्या नाम है, पारस जी जो है हम लोगों के नंबर भी शेयर कर देंगे, ठीक है सारे। हाँ जी बिल्कुल सर। दैट अगर कोई भी इशू आता है तो आप पर्सनली कॉल करके व्हाट्सएप करके सकते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। आपकी अगर कोई भी क्वेरी पेंडिंग रह रही हो, प्रोफेशनल क्वेरीज की तो कपिल सर इसके बहुत खिलाफ है। नहीं मैं तो कह रहा हूँ जितनी आप क्वेरी पूछो, जितनी फीस प्रोफेशनल से ले रहे हो, क्लाइंट से ले रहे हो, उसमें से कुछ मुझे शेयर कर देना, ठीक है। अगर आप अपना टैक्स ऑडिट कर रहे हो, फीस ले ही नहीं रहे हो तो बात अलग है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर आप किसी और थर्ड पार्टी को डालेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो क्लाइंट 100% उस चीज की फीस देगा। अगर आप खुद चाहेंगे कि कर लेंगे तो वही होगा, जैसे कपिल सर ने बोला 10 ऑडिट करने तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं 60 ऑडिट नहीं हो पाएंगे फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू पारस जी, थैंक यू मोहित जी। ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो कंपोजिशन डीलर के रिगार्डिंग को जो क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि वो सारी डिटेल हमें मैनेजमेंट से लेनी है। इसके गाइडेंस नोट के पेज नंबर 260 में भी मेंशन किया हुआ है, क्लॉज नंबर 82 के एंड में, कि अगर मैनेजमेंट जो है वो ये सारी डिटेल्स हमें नहीं दे रही तो इसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे डिस्क्लोजर भी देने हैं अलग अलग से कि ये डिटेल्स जो है हमें मैनेजमेंट नहीं दे पा रही है। जो कंपोजिशन का आप पूछ रहे हैं, दिस इज फर्स्ट ईयर ऑफ न्यू क्लॉज। तो इस साल में क्या है, अगर आपको किसी भी वजह से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है तो आपको रिपोर्टिंग सही करनी है। रिपोर्टिंग वो नहीं करनी, सर ने जैसे बताया कि आपको जितना पता चल रहा है, एग्जेम्प्टेड पता चल रहा है तो एग्जेम्प्टेड दिखा दो, और वो पता चल रहा है वो दिखा दो, बाकी टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल दिखा दो। अपने आप एओ समझ लेगा कि भैया कहाँ डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जो टोटल 6 होगा ना
वो डिफरेंट फ्रॉम टोटल 6 and 7 था ना, आई थिंक लास्ट वाले जो 2 कॉलम का टोटल है वो 2 से डिफरेंट हो जाएगा अपने आप। जब 2 से डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पे आपको समझ में एओ को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिपोर्टिंग लेस हुई है, मिस रिपोर्टिंग नहीं हुई है, लेस रिपोर्टिंग हुई है। ठीक है, तो हमने गलती कुछ नहीं करी। अब इसमें क्या होगा, हम एक लेंगे WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने के साथ में हम जो है एक नोट मेंशन करेंगे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 3CA या 3CB में। वहां पे हम ये मेंशन कर देंगे कि सर हमने इसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लिया और कैलकुलेशन फ्रॉम रिसीव फ्रॉम द मैनेजमेंट, हमने जो है ये कैलकुलेशन डाली है और हमने रिव्यू भी करी है। बट ये हमारे लिए इम्पॉसिबल टू डू है कि हम जो है इसका सेग्रीगेशन कर सकें। और हो सकता है कि जो अब अपकमिंग ये फॉर्म GSTR 9C में जो पॉइंट नंबर 14 है वो भी फ्यूचर में, क्योंकि वो सिमिलर है इसी तरीके से, हो सकता है वो फ्यूचर में उसको भी मैंडेटरी कर दिया जाए। तो ये एक स्टेप हो सकता है कि बाकी मैं बता दूं सीए के लिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बशर्ते फीस आनी हाँ जी, चाहिए। पेमेंट अगर मिलेगी तो एक CA के 4 CA चैट बॉक्स में एक क्वेरी आई थी, इफ एन एसएससी भाइयों का भी रेवेन्यू बढ़ाएगा। एक चैट बॉक्स पे क्वेरी आई है, इफ एन एसएससी डूइंग इंट्राडे ट्रांजैक्शन इन फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड हिज टर्नओवर इज मोर देन 10 करोड़ and incurring losses of 1 lakh, so tax audit is applicable to the SSC? तो पहले ना इस चीज को समझो, अगर आप इंट्राडे में ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो गाइडेंस नोट को अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर वो क्लियरली ये चीज कहता है कि भाई इंट्राडे में कोई अगर व्यक्ति ट्रांजैक्शन करता है तो उसमें टर्नओवर क्या चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो वहां पर जो टर्नओवर कैलकुलेट होती है वो कैलकुलेट होती है हमारा प्रॉफिट्स, ठीक है ना, इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट लॉसेस। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉसेस दोनों। तो अगर आप ये मत देखो कि ट्रांजैक्शन कितने की करी, आप ये देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस कितने का करा। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस मिलाकर आपकी लिमिट से क्रॉस होता है तो देन आपको ऑडिट करना है, अदरवाइज आपको नहीं करना। नेट ऑफ नहीं करना है, दोनों को टोटल करना है। बिल्कुल सर, लॉस को भी जोड़ना है और प्रॉफिट को भी जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉफिट और मतलब डिफरेंस ले लेना है। लॉस का सर माइनस लॉस के नेगेटिव साइन को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करना है और प्लस करके प्लस कर देखना है। देना है, उसकी फिगर्स को प्लस कर देना है उसमें। अरे मैं आपको बता रहा हूँ 50 करोड़ का आपने ट्रांजैक्शन करी, 50 करोड़ की ट्रांजैक्शन करने में आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और 1 करोड़ का लॉस हुआ, तो नेट ऑफ वैसे करोगे तो 1 करोड़ हुआ, लेकिन जब टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो 2 करोड़ प्लस में तो 1 तीन करोड़ लेंगे। 3 करोड़ जी। एग्जैक्टली। ठीक है ना? आपकी अगर और कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना? इनका कोई क्वेरी है नहीं ना, चैट बॉक्स पे है। आज मेरी का सेशन क्वेरी बहुत श्याम जी से है। हाँ जी सर। सर, जैसे अभी 3CD डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक पॉइंट आया था कि एनी प्रॉफिट रिपोर्टेड अंडर सेक्शन प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, तो ऐसा सर कौन सा केस हो सकता है कि जिसमें एसएससी ऑडिट भी करा रहा है और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में इनकम भी डिक्लेयर कर रहा है? मैं आपको एक मतलब एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी 10 करोड़ रुपए की 11 करोड़ रुपए की आपकी टोटल टैक्सेबल टर्नओवर है, ठीक है, सॉरी टैक्सेबल नहीं, टर्नओवर है आपकी 11 करोड़ रुपए की आपकी टर्नओवर है, तो आप 44A में फॉल करते हैं, ठीक है, और जो है आपकी साथ में 80 लाख रुपए की टर्नओवर है 44AE की, मतलब आपके पास ट्रक्स वगैरह हैं और आपने वो जो भी प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अकॉर्डिंग जो है 10,000 और 7500 का जो रेट होता है, ठीक है, हैवी व्हीकल और उसका, तो पर डे पर टन के हिसाब से आपने कैलकुलेट करा तो उसमें लगभग 80 लाख रुपए की आपकी इनकम आई। तो इस तरह की इनकम्स जो हैं, तो अब क्या हुआ, टोटल टर्नओवर हो गया 11 करोड़ 80 लाख रुपए। हाउएवर 80 लाख रुपए टर्नओवर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू आई है, टैक्सेबल इनकम आई है। तो सर जब हम कुछ और होगा, सुन लीजिए मेरी कंप्लीट करने दीजिए। टर्नओवर जो है उसका कुछ और होगा। मान लो हम कहते हैं 2 करोड़ रुपए टर्नओवर है उसका, ठीक है, अब जो उसमें प्रॉफिट निकलता है, अगर सेगमेंट रिपोर्टिंग हम करेंगे, ठीक है, तो हम निकालते हैं उसमें ट्रक्स का या फ्लाइंग एंड हायरिंग जो है लॉरीज वगैरह का, अगर हम उस बिजनेस का इनकम निकालते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट निकल के आते हैं मान लो 50 लाख रुपए, ठीक है। अब एज पर प्रेजेंटिव टैक्सेशन तो 80 लाख रुपए है 44AE में जो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एज पर नेट प्रॉफिट या P&L अकाउंट उसकी जो नेट प्रॉफिट निकल के आती है वो 50 लाख रुपए निकल के आती है। तो हमें वहां पे वो 50 लाख रुपए मेंशन करना है, 50 लाख रुपए वहां बताना है कि सर इसकी इनकम जो इस तरह का
बिजनेस है या जो इस तरह का धंधा है जिसमें हमें प्रेजेंटिव टैक्सेशन अवेलेबल है और हम प्रेजेंटिव टैक्सेशन से ही जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहीं से जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो हम जो है उसकी इनकम लेकिन कहीं ना कहीं हमारे उसमें कम आ रही है या ज्यादा आ रही है। इस मतलब उसकी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन से इनकम आ रही है 80 लाख रुपए, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके जो P&L बनाया है उससे उसकी इनकम आ रही है 50 लाख रुपए। हाँ, तो हमें वहां पे 50 लाख रुपए रिपोर्ट करना है एब्सोल्यूट कि जी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाले हिस्से की इसकी 50 लाख की इनकम है, लेकिन हम कंप्यूटेशन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि जो है इसके ऊपर प्रेजेंटिव टैक्सेशन भी अप्लाई हो रहा है। गलती से मान लो आईटीआर में, सर वो ऑडिट में हमने तो नहीं दिखाया, अब सुन लीजिए मेरी बात, आईटीआर में हमने नहीं दिखाया, अब हमारी नॉर्मल इनकम, नॉर्मल बिजनेस से इनकम थी 1 करोड़ रुपए और 50 लाख यहाँ से दी, तो टोटल इनकम कितनी बनी? 1 करोड़ 50 लाख रुपए, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें ये पता चल जाए कि 50 लाख रुपए प्रेजेंटिव टैक्सेशन का है, भले ही हमसे गलती हो जाए, ठीक है, आईटीआर फाइल करने में गलती हो जाए, लेकिन वो पैसे आपसे 30 लाख रुपए जो है उस पर टैक्स और इंटरेस्ट ले लेगा आपसे। ये सर इस पर्पज से ये रिपोर्टिंग आएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो ना, तो कल हमारा पेड सेशन है केजे क्लासेस का, आप उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर हमारे जो स्पीकर है राहुल बजाज जी और गोविंद सिंगला जी, वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, बट वो पेड है, ठीक है ना सर। 44 को बहुत अच्छे से जो है सर ने इलैबोरेट किया, तो थैंक्स अ लॉट सर फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ प्रोफेशनल विजन। Your deliberation about clause 44 give us clarity to the audience in such a way that I think we have never ever feel any confusion regarding clause 44 ever, क्योंकि ये नया क्लॉज आया है, अब मैंडेटरी कर दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपने जो चार्ट फॉर्म में बताया उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है हेल्प मिलेगी। थैंक्स अ लॉट सर। प्लीज गिव अ गुड राउंड ऑफ द क्लॉज टू Kapil and sir for the wonderful deliberation. I hope you all get a lot from this session, and we ensure that our entire team continue put their efforts in the same way for the betterment of our profession. With these words, I thank all participants, all speakers, and the entire team for the valuable support in making today's webinar successful. Thank you. Thanks a lot. Over to you, Paraji. मैं टीम प्रोफेशनल विजन के मेंबर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ कहना चाहें, तो आप कुछ बताना चाहें आज के सेशन के बारे में, तो आप कुछ कह सकते हैं। हर्षित जी, आपसे शुरू करते हैं। काफी अच्छा सेशन था। सर ने काफी सारे पॉइंट्स को कवर किया, जिससे बाकी सारे ऑडियंस को काफी अच्छा लगा। और बाकी सब यही क्वेरी रहती है, टैक्स ऑडिट का भी टाइम है कि क्या कौन कौन से पॉइंट्स हमें कवर करने से 262 SST के बारे में कवर कराओ। और कपिल सर ने जो हॉट टॉपिक है क्लॉज 44 का, उसमें जो क्वेरी थी उनको बहुत सारे पॉइंट्स को टेक ऑन करा। एकता ने भी बहुत सारे पॉइंट्स अच्छे बताए। तो ऐसे और भी हम सेशंस आगे चलते करते रहेंगे। और प्लस आपको स्टिल अभी भी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली आंसर। जिस ईमेल आईडी से और जिस फोन नंबर से आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले थे, आप उस पे कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और आपको रेजोल्यूशन भी उसका मिल जाएगा। साथ में अगर आप कुछ आगे फर्दर जो भी आप चाहते हैं कि वेबिनार्स हो इनकम टैक्स और जीएसटी पे, वो हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। तो आप टॉपिक्स बताते रहिएगा, हमें सजेस्ट करते रहिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप स्पीकर बने किसी सेमिनार के लिए, तो आप उसके लिए भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें सब लोगों को चांस देते हैं, कोई फर्स्ट टाइम भी कर रहा हो उन्हें भी चांस मिलेगा कि वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। कपिल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे में? नहीं, बहुत ही वंडरफुल सेशन है, ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है ना। देखिए, मेरा कंसर्न क्या है कि ये सारे सेशन यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन लाइव सेशन अटेंड करने में जो मजा है ना, वो किसी और सेशन में नहीं। अगर आपने गौर किया हो तो मैंने पूरा 3 घंटे का सेशन ये अटेंड करा है। 3 घंटे हो जाएंगे, 2.5-3 घंटे इसे करते करते मैंने पूरा अटेंड करा। ऑल्दो मेरा जो पार्ट है वो जीएसटी का है, लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं नॉलेज मिलती है तो वो हमेशा लेनी चाहिए। तो और आप अपनी अगर नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे तो तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। मेरा मानना ये है कि एजुकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। तो एजुकेशन जिस फॉर्म में मिले वो आप ले। यहाँ पर फ्री सेशन मिल रहा है, फ्री सेशन ले। ऐसा ना सोचिए कि फ्री सेशन होगा तो यार मजा नहीं आएगा। अरे वही कपिल जैन फ्री सेशन में, वही कपिल जैन कल को संडे में पेड सेशन में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत टाइम का फर्क रहता है, चीजों का फर्क रहता है, लेकिन
फ्री सेशंस भी बहुत अच्छे होते हैं, आप उसे अटेंड कीजिए। और पारस, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके गाइडेंस में, सुपरविजन में प्रोफेशनल विजन बहुत आगे तक जाएगा, और मुझे प्राउड होता है कि मैं प्रोफेशनल विजन का मेंबर हूँ। थैंक यू पारस। थैंक यू सो मच सर। साथ ही मैं सब पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि 11 सितंबर को हमारा एक और गेट टुगेदर है जो कि हम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे कि मोहित जी ने इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम 3rd अप्रैल से हम गेट टुगेदर्स ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं, और ये हमारा 6th गेट टुगेदर होगा सितंबर का स्टूडेंट्स के लिए। तो आपके कनेक्टेड जितने भी आर्टिकल्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो आपके पास प्रोफेशनल विजन की तरफ से उसकी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म्स जाएंगे, आप उनसे उसको फिल करवाइएगा और उनसे कहिएगा कि वो उसको जरूर अटेंड करें। उसमें भी काफी अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं जो कि गाइड करेंगे कि एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है। आप सब लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। अगर और कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज कर सकते हैं। कि आपको आप में से किसी और को और भी कोई टॉपिक्स वगैरह आप चाहते हैं कि जो हम कवर करें, तो आप वो भी हमें मेंशन कर सकते हैं, सो दैट हम और अच्छे स्पीकर्स और अपनी टीम में से आपके क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकें, प्रोफेशनल हम एक और हायर स्टेज तक पहुंच सकें। और अगर आप प्रोफेशनल विजन के मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको चांस मिलेगा हर एक चीज के लिए, मॉडरेशन के लिए, स्पीकर्स के लिए आपको हम सामने से चांस देंगे और टॉपिक्स वगैरह हम बताएंगे और तैयारी में भी आपकी हेल्प होगी। तो आप उसकी मेंबरशिप भी ले सकते हैं प्रोफेशनल विजन की। इसमें पूरा आपको चार्ट, इसका शेड्यूल भेज दिया जाएगा कि किस किस तरीके से प्रोफेशनल विजन की मेंबरशिप्स हैं। आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो आपको 11 सितंबर के प्रोग्राम के बारे में बताया, उसके लिए भी आप अपने आर्टिकल्स को या जितने भी आपके साथ कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको आप इंसिस्ट कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। श्याम जी सर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या इसमें? थैंक यू सो मच पारस भाई, बहुत ही बढ़िया सेशन था, मेरा पहला सेमिनार था, तो उम्मीद से काफी अच्छा हुआ। बाकी फिर भी कोई गलती हुई हो जो है तो ऑडियंस क्षमा करें जो है, और आगे पूरी कोशिश करेंगे कि और बेटर तरीके से प्रेजेंट करें चीज़ों को, और बेटर तरीके से हर प्रोफेशन में कुछ एडअप कर पाएं, क्योंकि जो पारस भाई कर रहे हैं उसके लिए तो हेड्स ऑफ है, क्योंकि इतना समय निकालना और इतना सब कुछ कर पाना मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। सीएस तो वैसे ही बदनाम है कि जो है रात दिन बस मेहनत करते रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं उसमें अगर इतना टाइम निकाल के और इतना सब कुछ करना, और प्रोफेशनल विजन की बाकी टीम भी इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है, मैं तो पर्सनली सबको जानता हूँ और कई बार मिल चुका हूँ, तो कम मेंबर्स हैं लेकिन जो काम हो रहा है ना वो बहुत मतलब जिसमें हजारों और मतलब दसियों हजार मेंबर्स होते हैं ना, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मेंबर्स चाहे कम हो लेकिन काम के मेंबर्स हों और जो अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो प्रोफेशन के प्रति, तो ये प्रोफेशन के प्रति ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोफेशनल विजन की, कि जो कि प्रोफेशनल विजन को तो आगे बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, साथ में जो भी मेंबर्स हैं उनको भी आगे बढ़ाएगी, और जो प्रोफेशन जिससे हम बिलोंग करते हैं और हमारा मदर प्रोफेशन जिसको हम बहुत प्रेम करते हैं और बहुत ज्यादा उसकी पूजा करते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान देगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल द क्या नाम पार्टिसिपेंट्स, ऑल द पेशेंट लिसनर्स, एंड थैंक यू सो मच टू द टीम प्रोफेशनल विजन। पार्टिसिपेंट से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर हमसे कोई भी आज की वेबिनार में कोई भी मिस्टेक हुई हो या फिर हमने कुछ भी चीज मिस कर दी हो, तो प्लीज हमें सजेस्ट कीजिएगा ताकि हम अगली वेबिनार्स में उस चीज को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि हमारे जो पीछे के वेबिनार्स और सेशंस होते हुए आए हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हुए आए हैं, और प्रोफेशनल के लिए आज हमारा ये फर्स्ट सेशन है। तो हो सकता है कि हमसे कुछ गलती हो गई हो, कुछ हमने मिस कर दिया हो। साथ में हमने कोशिश की है कि आप तक हम जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं जूम मीटिंग के, वो आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा पाए, और हमने आपको मेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस एंड एसएमएस के थ्रू आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए हैं। अगर आप तक कोई भी चीज नहीं पहुंची है तीनों में से, तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा ताकि हम उसको अगली बार से इम्प्रूव कर पाए। वैसे तो हमारे पास पूरी 100 सीट्स रिजर्व थी इस वेबिनार के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अगर कुछ लोग नहीं अटेंड करे होंगे, तो उसके लिए हमने इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग करी हुई है,
अगर आपको भी इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप मुझे कह सकते हैं, मैं आपको रिकॉर्डिंग इसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। और मैं एकता सैनी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप बताइए। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि हमारा जैसे प्रोफेशनल विजन का, बीइंग अ मेंबर ऑफ प्रोफेशनल विजन, मेरा खुद का सेकंड सेशन डिलीवर करा है मैंने यहाँ पे। तो बीइंग अ प्रोफेशनल विजन की टीम मेंबर, हम लोगों का पर्पस यही है कि नए यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को और जो लोग नहीं बोल पाते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जो बोल सके। तो मेरा खुद का ये सेकंड सेशन है और मैं पार्ट ऑफ टीम प्रोफेशनल विजन हूँ। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप भी अगर कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग से कुछ भी जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, तो बी आप प्रोफेशनल विजन का पार्ट बनिए, अपने व्यूज एक्सप्रेस करिए। आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप यहाँ आके अपने कुछ अच्छा अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो करें। और मैं ये बता दूं, एक तो मैं भी यंग चार्टर में आऊंगा ना। हाँ जी। हाँ नहीं, मेरे को यंग चार्टर में रखना है, ठीक है ना। पता चले आप अगली बार से, अभी तो 15 मिनट दिए, अगली बार से कोई 15 मिनट भी नहीं है, ठीक है ना। तो यंग चार्टर नहीं सर, और न्यू हूँ। प्लेटफॉर्म सबका है, बट ये कि जो आगे आगे बोलना चाहते हैं उसको वेलकम हाँ है। नहीं, उनके लिए बहुत वेलकम है, सर सबके लिए एक welcome है। चीज और ऐड करना चाहूंगा, ये एक सजेशन है प्रोफेशनल विजन को। हम हो सकता है संख्या में कम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक जनरल सजेशन है एक, हमें मतलब बहुत अच्छा लगा डेलिब्रेट करके रिप्रेजेंट करके सेशन को। बट एक सजेशन ये है कि सैटरडे इवनिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोग ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ठीक है, तो ये अवॉइड करना है। मतलब नेक्स्ट सेशंस कभी भी हो सैटरडे इवनिंग को अवॉइड करें, फ्राइडे इवनिंग रख सकते हैं, या फिर सैटरडे मॉर्निंग, या फिर संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग भी लोग आ जाते हैं, बट संडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। तो फ्राइडे मतलब मेरे हिसाब से इवनिंग थोड़ा सा अवॉइड करें। बाकी मतलब बहुत बढ़िया रहा सेशन, थैंक यू सो मच। और पारस भाई के लिए और टीम प्रोफेशनल विजन के लिए मैं चाहूंगा एक राउंड ऑफ अप्लॉज अगर सब लोगों की तरफ से हो तो मजा आ जाए। बाकी श्याम जी की बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता हूँ, देखो टाइम कुछ भी रख लो, 24 घंटे में से कोई सा भी टाइम रख लो, 7 दिन में से कोई सा भी टाइम रख लो, कोई सा भी महीना रख लो। जिसे आना है वो आएगा, जिसे नहीं आना वो संडे को भी नहीं आएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है जैसा श्याम जी ने बताया, लेकिन जिसमें डेडिकेशन है वो आएगा ही। बिल्कुल ठीक है ना। तो ठीक है, सब चल रहा है बढ़िया और अच्छा चलता रहेगा। इसी के साथ धन्यवाद भैया। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपने रिटर्न फीडबैक हमें मेल या व्हाट्सएप के थ्रू प्रोवाइड करवाइए, ताकि हमें पता चले कि हमें आगे से कैसे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना है। पॉजिटिव फीडबैक होगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक होगा तो हम इंप्रूवमेंट कर पाएंगे आगे के लिए। तो आप अपने फीडबैक हमें जरूर से प्रोवाइड कीजिए। हालांकि 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा 3CD एंड इनकम टैक्स ऑडिट को डिस्कस करना डिफिकल्ट हो जाता है, पर हमने कोशिश की है, हमारे स्पीकर्स ने आज बहुत ज्यादा कोशिश करी है कि इसको ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचा पाए। इसमें और कुछ भी मिस हो गया हो तो आप हमें बताइएगा, ताकि हम इसको नेक्स्ट सेशंस के थ्रू कवर अप कर पाए। थैंक यू सो मच मोहित जी। मोहित जी, ओवर टू यू। जिन्होंने भी सजेशंस दिए हैं, फीडबैक दिए हैं, और आप कंटिन्यू आगे भी देते जाइएगा ताकि हम उस पे जो है इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी के साथ एट लास्ट थैंक्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज गेट टुगेदर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगला जो हमारा गेट टुगेदर है बहुत ही जल्द, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। विद दिस वर्ड वी क्लोज टुडेज गेट टुगेदर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच।